स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपको हिंदी कक्षा 8 पाठ 8 पढ़ाएंगे, पाठ 5 पढ़ाएंगे। तो बच्चों, ये जो पाठ है हमारा, इसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ अरविंद कुमार सिंह द्वारा लिखा गया एक लेख है, जिसमें उन्होंने चिट्ठियाँ कितनी प्रचलित रही और इन चिट्ठियों का हमारे जीवन में कितना महत्व था, इसके बारे में बताया है। तो बच्चों, चिट्ठियाँ ये जो अक्षर है चिट्ठियाँ, इससे ही आप समझ सकते हैं कि चिट्ठियाँ मतलब पहले हमारे इतिहास काल में चिट्ठियाँ कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। जब राजा महाराजा होते थे, वो एक अपने देश से दूसरे देश में संदेश एक वाहक के हाथ में लिख कर देते थे और वो जाकर दूसरे देश में देकर आता था। इसमें बहुत समय लग जाता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे आपने देखा होगा पिक्चर वगैरह में, मूवीज़ में, कि कैसे कबूतर के पैर में धागे में कागज़ लपेट देते थे, अपना संदेश लिख देते थे और उस कबूतर को उस दिशा में उड़ा दिया जाता था, जिससे कि वो वहाँ पर पहुँचकर वो संदेश जो था वो व्यक्ति ले लेता था और उसको पढ़ के उसका उत्तर दोबारा उस कबूतर के पैर में धागे में बांधकर दे दिया जाता था और उसको उसी दिशा में उड़ा दिया जाता था। तो धीरे धीरे हमारे देश में तरक्की होती गई। फिर अंतर्देशीय पत्र आए, जैसे वो पत्र होते थे 10 पैसे का कागज़, 20 पैसे का कागज़, उस पर हम लिखकर पोस्ट ऑफिस डाकघर में जाकर उस लाल डिब्बे में डाल देते थे और वहाँ से डाकिया वो निकाल कर और फिर वहाँ पर ट्रेन बस द्वारा उस शहर में पहुंचाया जाता था और वहाँ से फिर डाकिया उनको उस घर के हर एक पते पर जाकर दे आता था। तो ऐसे ऐसे इन चिट्ठियों का जो प्रचलन है बच्चों, वो चलता रहा। तो इसमें क्या था कि हमारे राजनीतिक, साहित्य और कला, इन सब क्षेत्रों से हमने क्या किया, इन सब क्षेत्रों में ही चिट्ठियों का प्रचलन हुआ है कि एक संदेश को दूसरे स्थान तक दिया गया है। और अब धीरे धीरे क्या है, अब तो फ़ोन है, नेटवर्क हमारे बहुत तरक्की कर लिया है, इंटरनेट है, तो इससे हम क्या करते हैं कि बहुत ही जल्दी, पहले जो चिट्ठियां थी उसमें कुछ समय लगता था, लेकिन अब क्या है, आप इंटरनेट पर संदेश 1 सेकंड में ही दूसरे देशों में पहुंचा देते हो, एक शहर से दूसरे शहर में चला जाता है। तो धीरे धीरे हमारे देश ने तरक्की की और हमारे चिट्ठियों का जो प्रचलन है थोड़ा सा कम हुआ। तो आइए अब हम पढ़ते हैं पाठ 5, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। यह अरविंद कुमार सिंह द्वारा लिखा गया पाठ है। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकते हैं। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों की अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते
ठिकानों तक पहुंचते हैं। तो बच्चों क्या इसमें है पाठ में कि पाठ की ये जो पत्र हैं इनकी एक दुनिया है अजीबोगरीब। अब आप समझ सकते हैं कि जब एक इंसान चिट्ठी लिखता है, पत्र आप अगर किसी को लिखते हैं तो आप उस पत्र में अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। जैसे कि आप बहुत खुश हैं तो अपनी खुशी को व्यक्त करते हुए आप उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख देते हैं। आप दुखी होते हैं तो आप उस पत्र में अपने दुख को किस तरह व्यतीत करते हैं, अपने भावों की अभिव्यक्ति आप शब्दों के माध्यम से करते हैं पत्रों में। अब जैसे कि बहुत ही अच्छे ढंग से आपने कुछ लिखा है तो क्या है कि सामने वाले व्यक्ति के पास जब पत्र पहुंचा तो वो इतना खुश होता है उसको पढ़ते हुए। आपके भावों की अभिव्यक्ति को अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर आप पत्र में प्रस्तुत करते हो तो सामने वाले व्यक्ति को जब पत्र मिलता है वो खुश होता है और उस पत्र को सहेज कर अपने पास रख लेता है। जबकि अब आज के समय में जैसे कि फ़ोन है, एसएमएस है, तो आप क्या करते हो कि वो डिलीट हो जाते हैं। फ़ोन पे ठीक है आपकी बात हुई 2 मिनट तो आप भूल जाते हैं, लेकिन पत्र है, पत्र को आपने संभाल कर रखा है तो कुछ दिन बाद आपका मन उदास है या आप थोड़े आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप वो चिट्ठी उठाते हो और उसको पढ़ते हो। आप खुश हो जाते हो कि मेरे मित्र ने या मेरे रिश्तेदार ने मुझे इतने अच्छे से इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। तो वो एक आपके लिए संभाल कर रखने की चीज़ होती है। तो क्या है कि राजनीति में भी एक संदेश को दूसरे देश तक, राज्यों तक चिट्ठियों के द्वारा पहुंचाया जाता था। साहित्य में भी ऐसे ही है। एक लेखक ने अपनी कविताओं को दूसरे लेखक के सामने प्रस्तुत किया चिट्ठियों के द्वारा। और कला के क्षेत्रों में भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि पत्र के माध्यम से ही शुरू हुई कि पहले हमने अपने भावों की अभिव्यक्ति पत्रों के द्वारा ही की। और अब फिर इसमें आपको बताया है कि इन सब के नाम अलग अलग हैं। पत्र को उर्दू में क्या बोलते हैं, खत, संस्कृत में पत्र बोलते हैं। ऐसे ही आपको हर एक भाषा में पत्र को क्या कहा जाता है वो बताया गया है। अब क्या है कि बच्चों हम करोड़ों पत्र जो हैं, अब जैसे एक शहर से पत्र निकला तो वो दूसरे शहर तक पहुंचेगा तो एक व्यक्ति ने थोड़ी लिखा होगा, बहुत से व्यक्ति, तो करोड़ों पत्र जो है वो डाकखाने में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आते हैं और जाते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। तो बच्चों भारत में कितनी चिट्ठियां होती हैं? 4.5 करोड़ चिट्ठियां। ये चिट्ठियां कैसे होती हैं? कोई काम की चिट्ठी होती है, जैसे अब आपकी नौकरी, आपने नौकरियों के लिए अगर आवेदन दिया है तो आपको वो चिट्ठी के द्वारा ही मिलेगा कि आपकी नौकरी पक्की है, आपने इस तिथि को आकर अपनी नौकरी को ज्वाइन करना है। तो ऐसी भी चिट्ठियां होती हैं। चिट्ठियां बहुत तरह की होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि रोज़ वो जो ये 4.5 करोड़ चिट्ठियां हैं ये रिश्तेदारों के द्वारा ही रिश्तेदारों को दी गई हैं। ये वो चिट्ठियां नहीं होती हैं। चिट्ठियां ये होती हैं जैसे किसी की नौकरी लगी है तो उस दफ्तर से उस व्यक्ति के घर तक जाती है कि आपकी नौकरी लग गई है, आपको आकर ज्वाइन करना है। और इसके साथ साथ जैसे राजनीति की चिट्ठियां भी होती हैं कि हाँ आपको अपने राज्य में ये नियम लागू करने हैं, इस तरह की चिट्ठियां। तो और कुछ होती हैं अपने खुशी को, दुख को हम चिट्ठियों के द्वारा जो आदान प्रदान करते हैं। तो वो ये सब मिलाकर हमारे भारत में रोज़ कितनी चिट्ठियां डाली जाती हैं? 4.5 करोड़ चिट्ठियां। तो बच्चों समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन करने केवल हर कार्य रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया।
तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रही है। तो बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था 1953 में कि हजारों साल तक संचार का साधन रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। इसका मतलब है कि जैसे हम किसी व्यक्ति के हाथ में दे देते थे संदेश लिखकर, वो दूसरे शहर में जाता था, वो पैदल जाता था, बैलगाड़ी पे जाता था या घोड़े पर सवार होकर जाता था और वहां पर वो संदेश पहुंचाता था और फिर वहां से उसका जवाब लेकर अपने शहर में वापस आता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब रेलवे आई और रेलवे और तार से भी क्या भारी बदलाव आया। रेलवे आई और जब क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पे टेलीफोन तारें बिछने लगी तो हमने क्या किया, फिर पहले रेलवे में रखाते थे डाकिया जो है चिट्ठियों का बंडल, इस शहर की ये चिट्ठियां हैं, रेलवे के द्वारा पहुंचाने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि तारें आई तो हम टेलीफोन के द्वारा हम एक दूसरे को संदेश देने लगे। फिर धीरे धीरे जो है हमारे यहाँ पर और भी परिवर्तन हुआ, जिससे अब टेलीफोन, वायरलेस आदि वगैरह और इंटरनेट आ गया है। तो क्या है कि हमारी जो दुनिया है बहुत ही बदलती जा रही है। आपने देखा होगा इंटरनेट पर आप बैठे बैठे अपना जैसे आप इंडिया में रहते हो और आपका कोई परिचित या रिश्तेदार इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, तो आप वहाँ पर बैठे बैठे उनसे कैसे बात कर लेते हो, कुछ ही पल में और बात कर लेते हो। लेकिन क्या होता है कि बात हो जाती है, बात ख़त्म हो जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया, एक चिट्ठियाँ ही ऐसी होती हैं जो कि पहले लोग संभाल के रखते थे और जब भी उस व्यक्ति की याद आती थी उसको पढ़ लेते थे, खुश हो जाते थे, उसको याद करते थे, उनको हम कितना संभाल कर रखते थे। लेकिन आज के समय में क्या है, हम इंटरनेट पर बात कर लेते हैं और बस फिर भूल जाते हैं, फिर महीने में, हफ्ते में एक बार बात हो जाती है। तो वो इतना मज़ेदार नहीं होता जितना कि हमें चिट्ठियों में मज़ा आता था। अब आगे बढ़ते हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष की कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। तो बच्चों, क्या है, पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने कैसे कला का रूप लिया। अब आपको हम बताते हैं। आप भी जैसे हिंदी में पत्र लेखन मिलता है, आपको इंग्लिश में भी है लेटर राइटिंग, तो ऐसे इनको पत्रों को हमने पाठ्यक्रम में शामिल किया। पाठ्यक्रम में सभी स्कूलों में, फिर आगे कॉलेजेस में भी है ये। इसको हमने एक सिलेबस में दिया, जैसे हिंदी में है, संस्कृत में, हर एक भाषा में पत्र अनिवार्य हो गए। जैसे अब आपको है ना, अगर आप बीमार हो जाते हो तो आपको पत्र लिखना है टीचर को कि हम बीमार हैं, हमें 1 दिन की छुट्टी चाहिए, 2 दिन की छुट्टी चाहिए। तो ये अगर आपको शादी पे जाना है तो उसके लिए आपको अपनी टीचर को बताना होता है। तो वो सब हमने एक पत्रों के द्वारा जो है शुरू किया कि कैसे स्कूलों के पाठ्यक्रमों में हमने पत्रों को शामिल किया, ताकि बच्चों को आदत पड़े कि हम पत्र कैसे लिखते थे। उनको अपनी संस्कृति के बारे में बताया कि पहले समय से ही ये चला आ रहा है, पत्रों के द्वारा ही हम अपनी जो है सूचना दूसरे व्यक्ति को देते थे। आपके घर में शादी है तो आपने पत्र में लिखकर कहा, और अगर आपके घर में मृत्यु हो गई है तो वो आपने, तो शोक, खुशी, ये सब चीज़ें पाठ्यक्रम में शामिल की गई पत्रों के द्वारा। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आप स्कूल के पाठ्यक्रम में हिंदी में, इंग्लिश में आप पत्र लिखते हैं। तो आगे देखिए फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे और अच्छा किया। तो क्या किया गया कि पत्रों
में 16 साल से जो कम आयु के बच्चे थे उनको पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जो कि कब शुरू हुआ, 1972 में। और यह सही है, और ख़ास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। तो बच्चों, जब ये प्रतियोगिता आयोजित की गई तो क्या हुआ कि क्यों आयोजित की गई, क्योंकि चिट्ठियों का प्रचलन बहुत कम हो गया था। तो बच्चों में एक उत्साह पैदा करने के लिए ही उन्होंने यह प्रतियोगिता का आयोजन किया, क्योंकि महानगरों शहरों में क्या था, तेजी से संचार के साधनों का विकास हो रहा था, जिससे कि पत्र जो लिखना है वो बिल्कुल ही लोगों ने कम कर दिया था, जिसकी वजह से ये एक प्रतियोगिता को आयोजित किया गया। पर आज गांवों में फिर भी और छोटे शहरों में फिर भी लोग चिट्ठियां लिखना पसंद करते हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो बच्चों, फैक्स आ गया, ईमेल आ गया, टेलीफोन और मोबाइल ने क्या कर दिया, चिट्ठियों पर रोक लगा दी। लोगों ने चिट्ठियां लिखना ही बंद कर दिया। वो फटाफट कोई भी मैसेज होता है या कोई भी सूचना देनी होती है, ईमेल पर दे देते हैं, फ़ोन करके दे देते हैं, मोबाइल में जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो उस पर लिख देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि चिट्ठियों का जो लिखने का वो था वो प्रचलन बंद होता गया। पर जो हमारे व्यापार के जो बातें हैं वो सब डाक के द्वारा ही हो रही हैं। आगे देखेंगे हम। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी पत्र को न लिखा हो, न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। तो बच्चों, चिट्ठी के बारे में हम आपको बताते हैं कि जैसे पत्र होते थे, अगर आप उनकी बारीकी तक जाएं कि चिट्ठियों का प्रचलन कैसे हुआ। जैसे हमारे जो सैनिक हैं वो बॉर्डर पर हैं और उनके घर, किसी का घर हिमाचल में है, कोई पंजाब में है, सब दूर दूर से जाते हैं। तो वहाँ पर वो जब अपनी नौकरी पर जाते थे तो उनके घर वाले चिट्ठियाँ लिखते थे और वो चिट्ठी उन तक पहुँचने में 4 या 5 दिन लगते थे। तो वो बड़ी बेसब्री से बैठकर अपनी घर वालों की सूचना कि मेरे घर में सब ठीक है। आपने बच्चों पिक्चर भी देखी होंगी, आप जैसे टीवी देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, तो उसमें आपको मैं एक बॉर्डर फिल्म आप सब बच्चों ने देखी होगी। उसमें क्या था, उसमें सैनिक हैं, उनके घर से जब चिट्ठी आती है तो वो कितने खुश हो जाते हैं और फिर साथ में क्या है कि वो उनके घर वाले अपनी चिट्ठी में कैसे अपने घर के हाल को व्यक्त करते हैं कि अब दादाजी ऐसे हैं, माँ ऐसी हैं, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो वो चिट्ठियों के द्वारा किस तरह से अपने घर का पूरा हाल लिख देते थे और वो फौजी बॉर्डर पर बैठे उन चिट्ठियों को पढ़कर कितने खुश होते थे और उनकी आंखों से आंसू भी आते थे और वो उन चिट्ठियों को दिन में एक बार पढ़ भी लेते थे, उनको संभाल के रखते थे। वो उनकी ताकत बनती थी चिट्ठियाँ। तो बच्चों, ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो है वो कैसे इंतज़ार करते थे। अब आपको हमने पिक्चर का उदाहरण दिया तो आपको अच्छे से वो समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारे लिए चिट्ठियाँ उस समय में महत्वपूर्ण थी। एक दौर था जब लोगों को बहुत टाइम लगता था, क्योंकि आज हमने चिट्ठी लिखी है, पोस्ट ऑफिस में डाली है, फिर वहाँ से निकली है तो फिर वो आगे ट्रेन या बस द्वारा जाएगी, तो बहुत टाइम लग जाता था। तो इसीलिए उनको
एक हफ्ते में भी चिट्ठी मिलती थी। तो अब आप को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन आज के समय में क्या है, उस समय में तो सिर्फ एक, पहले लोगों के लिए संचार का क्या माध्यम था, एक लौता चिट्ठी ही थी। पर आज के समय में क्या है, बहुत से साधन जो हैं वो विकसित हो गए हैं। आज आगे बढ़ते हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशंसक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्रों में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। तो बच्चों, इसमें क्या बताया है कि कैसे लोगों ने अपने पुरखों की जो चिट्ठियां थी, जो उस समय में, जैसे आपके दादा परदादा, आप उनके पास आज भी खत होंगे, आप देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फौजियों को उनके घर से चिट्ठियां आती थी, तो ऐसे ही वो चिट्ठियां संभाल कर रखते थे, और जब घर आते थे तो वो उनके लिए एक यादगार तोहफा होता था। वो आज भी कईयों के पास संभाल कर रखी होंगी। और इनमें क्या है कि जैसे पत्रकार हैं ये भी, और बड़े बड़े लेखक हैं, ये भी एक से दूसरे को अपनी जो भावनाओं की व्यक्ति है वो भेजा करते थे, तो इन सबको संभाल कर रखते थे। और आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी पुत्री को पत्र लिखे, जो कि बहुत से लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो संभाल कर आप लोग रख सकते हैं, लेकिन जो एसएमएस होता है, आपके फ़ोन की स्टोरेज फुल हो जाती है तो आप एसएमएस डिलीट कर देते हो, पर पत्र तो आप संभाल कर एक फ़ाइल में अच्छे से लगा सकते हो। और इसके बाद क्या होता है कि जैसे आप ने बहुत सी महान हस्तियां हैं जिनकी यादगार और धरोहर में जो लिखे हुए पत्र हैं वो कहाँ पर हैं? संग्रहालयों में हैं। और बहुत से संग्रहालयों में महात्मा गांधी जो हैं उनके द्वारा लिखा हुआ पत्र भी है। और इसके साथ साथ जो हमारे देश की जानी मानी हस्तियां हैं उन सब के पत्रों को वहाँ पर सजाया गया है और संभाल कर रखा गया है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत ही महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी मजबूती लिए हुए था। तो बच्चों, भारत की आज़ादी से पहले जब हमारे यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज था, तो वो अंग्रेज अफसर भी क्या थे, उन्होंने भी पत्र लिखे अपने, तो वो पत्र क्या हैं, पुस्तक ही बन गए। और इन पत्रों में क्या था कि ये जो संग्राम है, कि जो भारत के लोग हैं वो कितने आपस में जुड़े हुए हैं, और ये जो संग्राम है एक ज़मीनी मजबूती लिए हुए है। तो अंग्रेज़ों को भी अंदर से पता था कि जो भारत के लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से कितना
प्यार करते हैं, कितना एक दूसरे में उनके लिए भाईचारा है। तो ये सब वो अपने घर बताते थे, और वो सब चिट्ठियाँ जब मिली तो वो क्या हुआ, एक पुस्तक ही बन गई। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। महात्मा गांधी के पास बच्चों बहुत दूर दूर से लोग पत्र लिखते थे। वो बहुत लोग महात्मा गांधी को पसंद करते थे। तो उन्होंने क्या लिखा होता था, पत्र। अब जब आप पत्र लिखते हो तो उसके बाहर एक आप एड्रेस लिखते हो, व्यक्ति का नाम, उस शहर का नाम, पिन कोड, ऐसे ये सब लिखा जाता है। तो वो महात्मा गांधी को जो पत्र लिखे आते थे वहाँ पर सिर्फ महात्मा गांधी इंडिया ही लिखा होता था, और महात्मा नाम, पिन कोड, ऐसे ये सब लिखा जाता है। तो वो महात्मा गांधी को जो पत्र लिखे आते थे वहाँ पर सिर्फ महात्मा गांधी इंडिया ही लिखा होता था, और महात्मा गांधी जहाँ भी होते थे वो चिट्ठियाँ वहां तक पहुंच जाती थी। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशासित पत्र से कम नहीं मानते हैं, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। तो बच्चों, महात्मा गांधी को जब भी कोई पत्र मिलते थे तो वो क्या करते थे, साथ ही साथ उन पत्रों का उत्तर उस व्यक्ति को लिखते थे। और जब लिखते लिखते उनका सीधे हाथ जो था, दायां हाथ, वो थक जाता था तो वो बाएं हाथ से लिखते थे, पर वो हर व्यक्ति को उत्तर ज़रूर देते थे, जिससे कि व्यक्ति को संतुष्टि हो जाती थी और व्यक्ति प्रसन्न हो जाता था। और जो था, लोगों ने क्या किया, जो आंदोलनकारी थे, आज भी अगर आप उनके घर जाओगे आप देखोगे वहाँ पर आपको फ्रेम किए हुए पत्र दिखाई देंगे। वो संभाल कर रखा उन्होंने, और फिर उन पत्रों को क्या किया, फ्रेम करा लिया ताकि वो पत्र खराब ना हो। तो बच्चों, ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक महान व्यक्ति, आप महात्मा गांधी को जानते हैं कि वो कितने महान व्यक्ति थे, उनका हमारे देश में कितना बड़ा योगदान है। तो वो उनका व्यक्तित्व कैसा था कि जहाँ कहीं से भी उनको पत्र आया है उन्होंने उस पत्र का जवाब दिया है, और अपने को हर व्यक्ति से जोड़कर क्या है, रखा है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के तो 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखाए हैं। कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचारों का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। तो बच्चों, क्या है कि जो हमारे पत्र हैं, मुख्य दस्तावेज आप समझ सकते हैं दस्तावेज क्या होते हैं। जैसे फाइल हैं,
आप फाइलों में अपनी सारी हिस्ट्री को और अपनी हर एक जो आपके इम्पोर्टेंट हैं, जैसे आप लगा सकते हैं, मान सकते हैं कि आप जैसे जैसे पहली कक्षा में थे आपके कितने मार्क्स आए, जो जो आपके फाइनल रिकॉर्ड्स आप संभाल के रखते हैं, वो हमारे दस्तावेज होते हैं, वो बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। तो पंत के 200 पत्र, जो पंत के 200 पत्र थे, वो बच्चन, हरिवंश राय बच्चन के नाम और निराला जो ये कवि हैं इनके नाम लिखाए। इन पत्रों में क्या था, दयानंद सरस्वती कई आपको पुस्तकें मिल जाएंगी जिनमें पत्रों की अहमियतता को बताया गया है। और जो हमारे प्रेमचंद थे वो लेखकों को बहुत ही प्रेरक जवाब देते थे, और वो क्या है, हमेशा एकदम एक्टिव रहते थे। मुस्तैद रहना मतलब एकदम एक्टिव रहना, कि आपके पास कोई बुक आई है, आपने उसको पढ़ा, आपको वो बुक अच्छी लगी, तो आप उसके कुछ मुख्य तथ्यों को लिख लेते हैं और फिर उनको क्या करते हैं, उनके ऊपर आप और अच्छा लिखते हैं। तो इसी प्रकार क्या था कि नेहरू और गांधी द्वारा लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के जो पत्र हैं वो बहुत ही प्रेरक हैं। आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जब आप उनको पढ़ेंगे। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी, और इनके बीच में क्या है, एक संग्रह है। सन 1915 से लेके 1941 तक जो भी पत्रों का आदान प्रदान हुआ, इसके ऊपर एक संग्रह प्रकाशित हुआ जिसमें बहुत से नए तथ्यों, मतलब कि हमारे देश में उस समय क्या हो रहा था और उस समय लोगों की मनोदशा क्या थी, उसका लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। तो बच्चों, जो क्या है कि असली विकास किसके बाद हुआ, आज़ादी के बाद हमारे। और सबसे अच्छा जो हमें मिला कहाँ, जो हमारी गुडविल खड़ी हुई, वो डाक विभाग से हुई। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है। तो बच्चों, क्या है, चिट्ठियों की एक खास वजह है कि यह लोगों को जोड़ती थी। कैसे कि आप जैसे दिल्ली में रहते हो, कोई आपका पंजाब में है, कोई हरियाणा में है, तो आप उसको पत्र लिखते थे, डाक में डाल देते थे, तो वो डाकिया उनको उस तक पहुंचाता था। तो डाक विभाग ने कितना बड़ा एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़े रखने का काम किया है। हमारे संचार के बहुत से साधन हैं, लेकिन उसमें जो चिट्ठी पत्री का साधन है वो आज भी है। आज भी आप देखेंगे चिट्ठियों को एक शहर से दूसरे शहर में जाते हुए। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच में रह रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। 1 नहीं 2 करोड़ लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुंचते हैं, और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब लोग घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो बच्चों, क्या है, आपको ये शहर बताए हैं, यहाँ पर क्या है कि लोग आज भी चिट्ठियों का इंतज़ार करते हैं और मनी ऑर्डर का इंतज़ार करते हैं। अब क्या है कि कई गांवों से लोग बड़े शहरों में आते हैं पैसा कमाने के लिए। वो पैसा कमाते हैं और अपने घर मनी ऑर्डर के द्वारा पैसे भेजते हैं। तो उनके घर वाले क्या है, उन मनी ऑर्डर का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से करते हैं। तो जो ये
पत्र हैं और ये हमारे जो डाकघर हैं, ये आज भी लोगों को बहुत सी सुविधाएं उनके घर घर तक पहुंचाते हैं। और हमारे गाँव में घरों में आज भी डाकिया जो है वो किसके रूप में देखा जाता है? भगवान के रूप में देखा जाता है कि डाकिया आएगा, पैसे लाएगा तो उनके घर का चूल्हा जलेगा। तो जो डाक विभाग है, इन्होंने हमारे यहाँ पर बहुत ही एक अपनी अच्छी जगह बनाई है और लोगों को बहुत हिम्मत दी है, ताकि लोग अपने खतों का इंतज़ार करते हैं, मनी ऑर्डर का इंतज़ार करते हैं, और भी बहुत सी जो चीज़ें होती हैं वो भारतीय डाकघर के द्वारा ही एक दूसरे को मिलती हैं। तो बच्चों, ये जो चिट्ठियों की अनूठी दुनिया है, आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि कई गाने बने हैं इस पर। कैसे आपने देखा होगा कि कबूतर, पिक्चरों में ही आपने बच्चों देखा होगा ना कि कबूतर के पैर में धागा बांधकर पत्र लटका दिए जाते थे। तो हमारा जो फिल्मी जगत है उसमें भी चिट्ठियों को एक महत्वपूर्ण दृश्यों के द्वारा लोगों को समझाया गया है कि चिट्ठियां हमारे लिए कितनी ही ज़रूरी हैं, और इसको हमारे पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया। तो ये जो हमारा पाठ था अरविंद कुमार सिंह द्वारा लिखा चिट्ठियों का अनूठी दुनिया, आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आपको इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? तो इसका उत्तर है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता, क्योंकि फ़ोन एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप से व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों से आत्मीयता झलकती है। इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। ये कई किताबों का आधार है। पत्र राजनीति, साहित्य तथा कला क्षेत्र में प्रगतिशील आंदोलन के कारण बन सकते हैं। यह क्षमता फ़ोन या एसएमएस द्वारा दिए गए संदेश में नहीं है। तो बच्चों, समझ में आया आपको इसका उत्तर? आगे देखिए दूसरा प्रश्न, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, गणित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। तो बच्चों, पहला है हमारा खत। खत को हम उर्दू में बोलते हैं, कागज कन्नड़ है, उत्तरम तेलुगु है, जाबू तेलुगु है, लेख तेलुगु है, गणित तमिल है, पाती हिंदी है, चिट्ठी हिंदी है, पत्र संस्कृत है। तो अब आपको इन शब्दों के भाषाएं भी हमने बता दी। आगे देखिए तीसरा प्रश्न, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए दुनिया के सभी देशों द्वारा पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया गया। तो समझ में आया बच्चों आपको? आगे देखिए आप, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस नहीं। तर्क सहित अपना विचार लिखिए। पत्र व्यक्ति की स्वयं की हस्तलिपि में होते हैं जो कि प्रियजनों को अधिक संवेदित करते हैं। हम चाहे उतने ही पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं, जबकि एसएमएस को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज़्यादा समय तक नहीं है। एसएमएस को जल्द ही भूल जाते हैं। पत्र देश काल समाज को जानने का साधन रहा है।
दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तो बच्चों समझ में आया आपको इसका प्रश्न का उत्तर। आगे देखिए आप, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? पत्रों का चलन न कभी कम हुआ था न कभी कम होगा। चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसी तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, परंतु फिर भी ये पत्रों का स्थान नहीं ले सकते हैं। अब आगे आप देखेंगे पाठ से आगे, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन कौन सी कठिनाई आ सकती है, पता कीजिए। बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर पत्र पाने वाले व्यक्ति को टिकट की धन राशि जुर्माना के रूप में देनी होती है। समझ में आया बच्चों आपको कि आपको टिकट पर सही संदेश वगैरह लिखकर ही, सही व्यक्ति का नाम सब कुछ लिखकर ही भेजना होता है। अगला प्रश्न देखिए, पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबोधित करता है। यह पत्र किस राज्य के किस क्षेत्र का है, इसके साथ व्यक्ति का नाम और नंबर आदि भी लिखना पड़ता है। पिन कोड का पूरा रूप है पोस्टल इंडेक्स नंबर। यह 6 अंकों का होता है। हर एक का एक खास स्थानीय अर्थ होता है, जैसे अंक 1 राज्य, 2 और 3 अंक उपक्षेत्र, अन्य अंक क्रमशः डाकघर के होते हैं। इस प्रकार पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है। तो बच्चों मैंने आपको जब पाठ पढ़ा रही थी तब समझाया भी था कि पत्र जो है उसके बाहर आपको व्यक्ति का नाम, उस शहर का नाम, वो किस मोहल्ले में रहता है और वहाँ का पिन कोड लिखना ज़रूरी होता है। तो अगर आप पिन कोड सही लिखते हो तो पत्र बहुत जल्दी उस व्यक्ति तक पहुँच जाता है। अब आप अगला प्रश्न देखिए, ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे? महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे क्योंकि महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे भारत गौरव थे। गांधी जी देश के किस भाग में रह रहे हैं यह देशवासियों को पता रहता था, अतः उनका पत्र अवश्य मिल जाता था। तो बच्चों आपको समझ में आ गया ये प्रश्न का उत्तर। अब आप देख सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर की कविता भगवान के डाकिये आपकी पाठ्य पुस्तक में है। उसके आधार पर पक्षी और बादल को डाकिये की भांति मानकर अपनी कल्पना से एक लेख लिखना है। तो बच्चों ये प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देंगे। संस्कृत ये जो प्रश्न हैं बच्चों इनको आपको स्वयं करना है। अब जैसे है संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास ने बादल को संदेशवाहक बनाकर मेघदूत नाम का काव्य लिखा। मेघदूत के बारे में आपको पता लगाना है और उसके बारे में लिखना है। पक्षी को संदेशवाहक बनाकर अनेक कविताएं एवं गीत लिखे गए हैं। एक गीत है जा जा रे कागा विदेशवा मेरे पिया से कहियो संदेशवा। इस तरह के 3 गानों का संग्रह आपको करना है। तो बच्चों ये जो भी प्रश्न है ये आपको स्वयं करने हैं। अब मैं आपको कुछ एक प्रश्न बताती हूँ जैसे कि जो आपके लिए ज़रूरी हो सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा इससे और भी अच्छे से कि किस तरह के पत्र होते हैं। हमारे यहाँ पर पत्र होते हैं बच्चों
जो आपको कक्षा में लिखवाए जाते हैं। प्रार्थना पत्र, मासिक पत्र, 6 मासिक पत्र, वार्षिक पत्र, दैनिक पत्र, साप्ताहिक पत्र, सरकारी पत्र, साहित्यिक पत्र, निमंत्रण पत्र, इन सब को आपको लिखवाया भी जाता है, जिससे आपको समझ में आ जाता है कि पत्रों की जो अलग अलग कैटेगरी है उसमें आप किस तरह से पत्र लिखते हैं। तो व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ एक प्रत्यय के योग से बना है। एक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक से खोज कर लिखना है। अब ये आपका एक एक्स्ट्रा प्रश्न है जिसको आप नहीं करना है। आपके इस पाठ में आया था ना व्यापारिक पत्र, तो ऐसे ही आपको एक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द बताने हैं। जैसे स्वभाव है तो इसका क्या एक प्रत्यय लगाओगे तो क्या बनेगा? स्वाभाविक। साहित्य है तो इसके साथ एक प्रत्यय लगाओगे तो क्या बनेगा? साहित्यिक। व्यवसाय है तो इसके साथ इक लग गया तो व्यवसायिक। दिन है तो इक लगाएंगे हम तो क्या बनेगा? दैनिक। तो बच्चों, जैसे अब कुछ बच्चे होते हैं वो मात्राओं की गलती करते हैं, तो उसके लिए आपको वर्डों को बोलना है, शब्दों को। जैसे जैसे आप शब्द बोलते जाते हैं वैसे वैसे ही आप लिखेंगे, तो अभी कभी आपकी मात्राओं की गलती नहीं होगी। तो बच्चों, जो ये हमारा पाठ था चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने समझा होगा। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।